नमस्कार, मार्केट पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और एक्सपायरी के दिन भारतीय बाजारों में एक ऐतिहासिक स्तर बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। यानी कि आप ये मान के चलिए कि निफ्टी की आज की जो क्लोजिंग थी वो अब तक की सबसे ऊपरी लेवल पे क्लोजिंग थी। इससे पहले निफ्टी 15,313 या 315 के आसपास की ऑल टाइम हाई थी, लेकिन आज की जो क्लोजिंग थी वो ऑल टाइम हाई क्लोजिंग निफ्टी ने बनाई है। तो एक शानदार सत्र आज भी देखने को मिला और मार्केट्स के अंदर जो मोमेंटम है वो लगातार बना हुआ है। 15,300 के पार निफ्टी ने क्लोजिंग दी है और उसके अलावा 51,000 के ऊपर सेंसेक्स की तरफ से क्लोजिंग आते हुए दिखाई पड़ी है। मेजर इंडिसेस थोड़े से वोलेटाइल जरूर रहे, लेकिन हाँ बैंक्स की तरफ से सपोर्ट रहा, पीएसयू बैंक्स की तरफ से, आईटी की तरफ से सपोर्ट रहा, जो कि मार्केट को कुछ हद तक सपोर्ट दे रहे थे। इसके अलावा जो तेजी थी वो पीएसयू बैंक्स के साथ साथ पेपर स्पेस के अंदर देखने को मिल रही थी। मेटल, मीडिया, ये कुछ और ऐसे नाम है जहां पर सिलेक्टिव बाइंग आज के सत्र के अंदर बनते हुए दिखाई पड़ रही थी। कुछ हद तक बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं वहां पर भी खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी। प्रेशर था रियल्टी के अंदर, फार्मा के अंदर कुछ हद तक प्रेशर देखने को मिला। बहुत अच्छे स्टॉक्स जैसे कि यूपीएल, माइंडट्री, विप्रो, ये कुछ ऐसे नाम है जो अपने ऑल टाइम हाइस पर आज ही पहुंचते हुए दिखाई पड़े। एसीसी, टीटी के प्रेशर इनफैक्ट नंबर्स के बाद से लगातार तेजी के अंदर है और अपने नए ऑल टाइम हाइस को हिट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सीमेंट में श्री सीमेंट आज लीड कर रहा था। इसके अलावा एसबीआई, कोटक, विप्रो, ये कुछ और ऐसे नाम है जहां पर एक अच्छी बाइंग देखने को मिली। तो ओवरऑल एक और बेहतरीन सत्र जबकि भारतीय बाजारों में बनता हुआ दिखाई पड़ा और 2-3 क्रूशियल ट्रिगर थे। एक तो एक्सपायरी का दिन था तो थोड़ा वोलेटाइल सेशन होने की उम्मीद तो थी मार्केट में। दूसरी तरफ एमएससीआई की रीबैलेंसिंग का भी इम्पैक्ट आखिरी के कुछ चरणों में आता हुआ दिखाई पड़ना ही था, तो उसका भी एक इम्पैक्ट मार्केट में देखने को मिल रहा था और साथ ही साथ सेलेक्टिव बाइंग मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर भी आज बनते हुए दिखाई पड़ी। हाँ, पीएसयू आज थोड़ा आउट परफॉर्म कर रहे थे। पीएसयू के अंदर एक अच्छी बाइंग आज जरूर बनते हुए दिखाई पड़ रही है, स्पेशली पीएसयू बैंक के अंदर। हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप स्टॉक के साथ जुड़कर अपना डीमैट अकाउंट आप बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो आज ही आप स्टॉक के साथ में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें और अकाउंट ओपन कराएं। चलिए अब शुरुआत करते हैं कुछ सवाल जवाब के सिलसिले की। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल लग रहा है। सुमित जी का सवाल है, सर मेरे गांव में 24% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलता है, रिस्क ज्यादा रहता है गांव में, कितने परसेंट इनकम शेयर मार्केट में लगाऊं जिससे कम से कम 20% रिटर्न मिले और रिस्क बिल्कुल ना हो? सुमित जी, पहली चीज, बिना रिस्क के कोई रिटर्न नहीं होता कहीं पर भी, नॉट इवन बैंक। जो एफडी आप लेते हैं उसमें भी अगर किसी सूरत में कोई भी बैंक भाग जाता है तो आप 1 लाख के लिए पहले एलिजिबल थे, अब 5 लाख के लिए एलिजिबल है। आप कितनी भी बड़ी एफडी करा दीजिए आपको उतना ही पैसा मिलना है। किसी स्टॉक के केस में, म्यूचुअल फंड के केस में या किसी और तरह के केस में जहां पे प्राइस मार्केट में डिटरमिन्ड है, आप कभी भी उसको ये नहीं मान सकते कि वो रिस्क फ्री रिटर्न है। अब आपके गांव में अगर कोई इतने बड़े रिटर्न के साथ पैसे आपको मतलब रिटर्न दे रहा है तो ऑब्वियसली बात है बहुत रिस्की है। तो आप पहली चीज तो किसी अनऑर्गेनाइज ऐसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में पैसा ना लगाए जो आरबीआई के अंडर में रेगुलेट नहीं होती है, क्योंकि उस सूरत में सरकार की कोई भी लायबिलिटी नहीं बनेगी आपको पैसा वापस दिलवाने में। तो आप उस तरह की किसी भी चीज को आप अवॉइड कर सकते हैं। पहले बैंक्स या आरबीआई के अंडर में अगर वो आती है, परव्यू में आती है, तभी आप उसमें इन्वेस्ट करिए। और 24% रिटर्न देने वाली ऐसे कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो कि आरबीआई के परव्यू के अंदर आता है। एफडी आपके सामने होती है, खाली आरडी होती है, पीपीएफ होते हैं, ईपीएफ होते हैं, लेकिन आप 24% ब्याज देने वाला ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप बड़ा ध्यान से संभल कर पैसा दीजिए जहां भी पैसा दे रहे हैं या लगा रहे हैं। रही बात शेयरों की, हाँ एक चीज जरूर है कि आप कुछ समय तक अगर अच्छे शेयरों में इन्वेस्ट रहते हैं तो आपका रिस्क ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। जीरो नहीं होता, ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है, क्योंकि आप टीसीएस को देखिए, रिलायंस को देखिए, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लाइफ, इन्फोसिस, पिडिलाइट, एशियन पेंट, ये अगर पिछले 10 साल में उठा के देखेंगे तो इनके रिटर्न वहां से कई गुना ऊपर ही है, नीचे नहीं है। तो रिस्क बहुत मिनिमम होता है और डिविडेंड भी आपको मिलता रहता है। तो वो एक अच्छा एवेन्यू है जिनको आप चुन सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन सिर्फ इनकम के लिए आप इसको इन्वेस्ट करना वो कोई लॉजिक नहीं है। तो आप उसके हिसाब से इसमें रणनीति बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ सवाल से बातचीत करते हैं। सबसे पहला सवाल अब आया है एसबीआई पर, मुकेश यादव साहब का। 320 रुपए में 500 शेयर लॉन्ग टाइम, सर आप होल्ड कर सकते हैं। एसबीआई वैसे भी आज डीआई के आसपास बंद हुआ है और ब्रोकरेज व्यू जो है वो तो इसमें 480, 500, 520, 600 तक के रादर टारगेट्स आ रहे हैं। तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे अपनी राय लिए, लेकिन आपको डिपेंड करता है नजरिया कितने समय के लिए देते हैं। देश का सबसे बड़ा बैंक है, पीएसयू तो है ही, लेकिन सबसे बड़ा बैंक भी है, तो आप बने रहें, कोई दिक्कत नहीं है इस बैंक के अंदर। मेजर बैंकिंग टारगेट्स आपको बता दिए गए हैं। अच्छा,
नौकरी कब चलेगा। इब्रार अहमद साहब आपसे थोड़ा लेट एंटर किए, कल तो इस शेयर में बहुत जोरदार तेजी थी, 4780 के आसपास तो कल शायद मैंने देखा था और अच्छी तेजी इसमें देखने को मिली थी। कल रचना से भी हमारी बात हुई थी और कुछ दिन पहले राजेश पालविया भी हमारे साथ जुड़े थे एक्सिस सिक्योरिटी के, वो भी ये मानते हैं कि इसमें 5000 तक की चाल देखने को मिलेगी। अब आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आप जाने, और दूसरा आप किस लेवल पे एंटर करा है आपने, वहां से चला है कि नहीं ये कहना थोड़ा मुश्किल है, तो आप वैसे रणनीति रखिए, लेकिन अदरवाइज 5000 के आसपास से टारगेट्स यहाँ पे मिल रहे हैं मार्केट में। अच्छा, जेके पेपर 153 रुपए पर 500 शेयर। दुआ साहब पेपर स्पेस में आज कुछ खरीदारी थी, नंबर इस कंपनी के ठीक ठाक आए थे, लेकिन नंबर्स के बाद ये बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज़ हो गया था इसके साथ। आप ये आमतौर पे मेजर मिड कैप अर्निंग्स में हो रहा है, जहाँ पर नंबर से पहले इनमें बाइंग आती है और नंबर्स के बाद वो डिस्काउंट कर देते हैं, तो इसीलिए आज इसमें मतलब हाल फिलहाल में जेके पेपर में से गिरावट आई थी। आप वैसे तो बने रह सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबी अवधि के लिए नहीं, लेकिन मीडियम टर्म के लिए एटलीस्ट पोजीशन को आप देखिए। कंपनी ठीक है, नंबर ठीक है, प्रोडक्ट अच्छे हैं, लेकिन एक रेंज के अंदर ही आमतौर पे ट्रेड करता हुआ दिखता है, तो आप उस रेंज को प्ले कर पाए तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, पीएनबी पे आरती अग्रवाल जी का सवाल है। आरती मैम, पीएनबी पे आज तेज़ी थी, आपने न्यूज़ में कहीं पढ़ा होगा मेहुल चोकसी जिनको एनटॉप में वहाँ पर अरेस्ट किया गया था, कुछ ऐसी खबरें बाजार में चल रही थी, उनको इंडिया में भेजा जाएगा या लाया जाएगा, और पीएनबी से ही रिलेटेड है वो जो स्कैम था पूरा, नीरव मोदी स्कैम, तो इस वजह से लोगों को इसलिए सेंटीमेंट वाइज स्टॉक में मूवमेंट था। वैसे भी पीएसयू बैंक्स को लेकर जो रणनीति बताई थी हमें कुछ दिन पहले रचना मैम ने, वो यही बताई थी कि आप अभी ना खरीदारी करें, नीचे खरीदारी करें। नीचे आया 2 दिन और वहाँ से आज पुल बैक आता हुआ दिखाई पड़ा, तो आप नियर टर्म प्ले करें, 8-10%, 15% के आसपास प्रॉफिट मिले तो आप निकल जाएं, और अकॉर्डिंगली यहाँ पे कॉल लें, एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट मिल जाए तो आप निकल जाएं, और धीरे धीरे नीचे लेते रहें, फिर ऊपर निकलते हैं, तो रेंज यहाँ प्ले करना पड़ेगा। लंबी अवधि के लिहाज से वैल्यू तो बहुत इन सभी बैंक्स में, क्योंकि अपनी बुक वैल्यू से बहुत नीचे सब काम कर रहे हैं। अब कितना वैल्यू एक्सप्लोजन होता है, कहाँ एग्जिट करना है, वो थोड़ा क्रूशल है, तो आप देख कर संभल कर इसमें रणनीति बनाइएगा। अच्छा, बीएससी लिमिटेड पे गुप्ता साहब कल भी बात हुई थी, आप ज़रूर बने रह सकते हैं इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका नज़रिया थोड़ा मीडियम टू लॉन्ग टर्म होना चाहिए। जैसे जैसे वॉल्यूम है मार्केट में, जैसे जैसे ग्रोथ है इंडियन स्टॉक मार्केट की, वैसे वैसे, क्योंकि अभी भी इतनी बड़ी तेज़ी के बाद और इतना इंटरेस्ट होने के बावजूद भी देश का कुल 4-5% हिस्सा ही खाली स्टॉक मार्केट में पैसा डालता है, तो अभी भी बहुत बड़ी मार्केट खुलना बाकी है, तो आप उसके हिसाब से सोच सकते हैं और डाल सकते हैं। अच्छा, सुभजीत बैनर्जी साहब का सवाल है कि मार्केट अब जा रहा है और कुछ करेक्शन आना चाहिए, पीक पर है, सो बी कॉशियस। ये आप अगर बता रहे हैं तो मैं आपका थॉट की रिस्पेक्ट करता हूं, और अगर आप पूछ रहे हैं तो पहले ये पी 37 पे भी ऑल टाइम हाई पर था, 32 पे भी ऑल टाइम हाई पर था, 40s में जाकर भी ऑल टाइम हाई पर है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाजार ओवर हीटेड नहीं है, बहुत ज़्यादा ओवर हीटेड है, तो इनफैक्ट आरबीआई की रिपोर्ट पे भी आ गया कि बाजार थोड़ा ओवर हीटेड है, लेकिन मार्केट में पैसा ना डाल के कैश लेके साइड में बैठना हमेशा एक रिस्क रहता है, तो आपको उतरना तो पड़ेगा इस रिस्क में, और अब वो रिस्क में उतर रहे हैं तो हमेशा बाजार के, ऐसा भी नहीं कि हर तेज़ी में सारे शेयर ऑल टाइम हाई पर हैं, और ऐसा भी नहीं कि हर मंदी में सारे शेयर ऑल टाइम लो पर होते हैं, तो हमेशा अपॉर्चुनिटी होती है मार्केट में, आप उन अपॉर्चुनिटी को तलाश करिए और वहाँ पे पैसे डालिए। मिसाल के तौर पे एचडीएफसी लाइफ 740 से टूट के 650 रुपये की रेंज में, 660 रुपये की रेंज में घूम रहा है, आईटीसी अभी तक नहीं चला है, भारतीय अब तक नहीं चला है, बहुत सारे रिलायंस पे भी सवाल आ रहे हैं, वो भी अब तक नहीं चला है, तो ये वाले शेयर हैं जो अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी दूर है, तो बाजार ऑल टाइम हाई पर है, सारे शेयर ऑल टाइम हाई पर नहीं है, तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पर कॉल ले सकते हैं। अच्छा, कोल इंडिया जून और रिलायंस जून, अनिकेत अग्रवाल साहब माफ़ी, पहली चीज़ तो मैं शॉर्ट टर्म मार्केट ट्रैक नहीं कर सकता, दूसरी चीज़ आपने जून की कॉल्स ली हुई हैं तो अभी पूरा आपके पास समय है, और रिलायंस के साथ तो आज तेज़ी आई है तो आपकी कॉल की सिचुएशन में भी कुछ इंप्रूवमेंट आया होगा, और कोल इंडिया केस में पीएसयू बास्केट अगर चलता है तो मूवमेंट आ सकता है, लेकिन मैं इसके लिए सही आदमी नहीं हूँ क्योंकि मैं शॉर्ट टर्म मार्केट ट्रैक नहीं करता, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। ग्लेनमार्क लॉन्ग टर्म, सोलंकी साहब नंबर्स आने हैं कल, ग्लेनमार्क के अच्छे नंबर आने का अनुमान है, पहले बार ये नंबर्स आप देख लीजिए, उसके बाद ब्रोकरेज हाउसेस के व्यूज़ देख लीजिए, उसके बाद आप यहाँ पर कोई भी रणनीति रखिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। अभी इसके ऊपर कुछ भी कहना सही नहीं है, क्योंकि कुछ भी अगर आपको मैं तेज़ी बोलूँगा अभी और कल अगर मान लीजिए खराब नंबर आते हैं, शेयर टूट जाता है, तो आपको लगेगा कि मैंने गलत कॉल दिया या गलत राय दिया। बेटर आप सिचुएशन थोड़ी क्लियर हो जाने दीजिए, उसके बाद इसमें पैसा लगाइए या उसके बाद रणनीति रखिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, 10 साल के लिए रिलायंस, मिश्रा साहब
पिछले 10 साल की सिचुएशन देखिए और अपने आप ही आइडिया लग जाएगा आपको क्या करना चाहिए। रिलायंस में देश की सबसे बड़ी कंपनी है और आप उसी हिसाब से अंदाज़ा लगा लीजिए। डिस्क्लेमर भी है कि हम उसी कंपनी के एम्प्लॉय हैं जो जिसकी आप बात कर रहे हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो आप ब्रोकरेज हाउसेस का टारगेट 2400, 2500, 2600 है नियर टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म के लिए आप सिचुएशन को देखिए और उसके अकॉर्डिंग इवैल्यूएट करिएगा। अच्छा, रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रा, कुमार साहब रिलायंस पावर के नंबर्स में टर्न अराउंड था लास्ट क्वार्टर के, इसीलिए शेयर चल रहा है। रिलायंस इंफ्रा के नंबर्स कल हैं फ्राइडे को और बाजार में ये भी अनुमान है कि यहाँ पर भी टर्न अराउंड हो सकता है, इसीलिए आज इसमें अपर सर्किट भी लगा, लेकिन एंटिसिपेटेड है। ये खबर पिछले 4-5 दिन से बाजार में चल रही है। तो जैसे ही रिजल्ट आएंगे अगर अच्छे आते हैं और टर्न अराउंड होता है तो भी वो शेयर तेज खुल के नीचे आ जाएगा। तो आप ध्यान से इसमें अपनी रणनीति रखें और कोई भी स्टॉक की टर्न अराउंड सिचुएशन 2 से 3 क्वार्टर तक सस्टेनेबल अच्छी अर्निंग के बाद ही इवैल्यूएट होती है। तो पहले सस्टेनेबल अच्छी अर्निंग आने दीजिए 2-3 क्वार्टर तक, तब आप ये कॉल लीजिएगा कि ये टर्न अराउंड हुआ है। उससे पहले ठीक है ट्रेडिंग प्ले है, लेकिन सस्टेनेबल अर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई ब्रोकर इसको कवर नहीं करता, इसलिए उसके ऊपर कोई कॉल नहीं है। अच्छा, HDFC बैंक 25 शेयर, पवन गिरिया साहब। बैंक तो अच्छा है, ऑब्वियस सी बात है, देश का सबसे बड़ा बैंक है मार्केट कैप के लिहाज से, स्ट्रॉन्ग होल्ड है, स्ट्रॉन्ग रिटर्न भी दिया है इसने पिछले 1993 से लेकर अब तक। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की प्रोफाइल है इस बैंक की। वैसे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, बने रहने में आप ज़रूर बने रहिए, समय दीजिए, अच्छा पोर्टफोलियो बन रहा है अगर तो आप इसमें मतलब इनफैक्ट ये वो स्टॉक है इसको आप SIP फॉर्म में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इकट्ठा कर सकते हैं और आगे वाली जनरेशन को दे सकते हैं। तो आप उस तरह से इसको सोचिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, भारतीय एयरटेल, करदा साहब इसके बारे में मैं कई बार बात कर भी चुका हूं और कोई फ़ायदा होता नहीं है। ये स्टॉक भी ऊपर की तरफ चलता है तो 620 ये इसका ऊपर का लेवल है, जहाँ तक मेरी याददाश्त कहती है 638, 28 या 20 के आसपास तक ये जाता है और नीचे लुढ़क लुढ़का के आता है वापस 530, 540। इसी रेंज को अगर आप प्ले कर सकते हैं तो प्ले करिए। कंपनी बुराई नहीं है, कंपनी के अंदर कंपनी कारोबार अच्छा है, मतलब बाकी टेलीकॉम पीयर्स के मुकाबले भी बेहतर कारोबार है, लेकिन स्टॉक नहीं चलता, वो एक अलग वजह है। तो आप अकॉर्डिंगली इसमें प्ले कर सकते हैं। ये ज़रूर है कि हाँ कभी ना कभी तो चलेगा ही, क्योंकि अच्छी कंपनी है, तो आप अकॉर्डिंगली इसमें कॉल लीजिएगा। अच्छा, हिडलबर्ग सीमेंट के सर नंबर आने वाले लखवाटिया साहब, और वो नंबर शायद कल आने वाले हैं, तो आप नंबर्स को देखकर, कल या परसों में ही नंबर है अगले 2 दिनों में, तो मेरे ख्याल से फ्राइडे कल ही है ना, तो कल ही नंबर आएंगे, तो आप नंबर्स को देख कर ही फिर कोई कॉल लीजिए, अभी कोई कॉल मत लीजिए। नंबर्स में अनुमान जो है ब्रोकर्स का वो है कि सबड्यूड नंबर रहेंगे, बहुत ज़्यादा कोई फायरवर्क नहीं रहेगा, लेकिन अगर अच्छे नंबर आ जाते हैं तो ऑब्वियसली ज़्यादा री रेटिंग होगी। तो आप पहले नंबर देख लीजिए, फिर इसके ऊपर हम बात करेंगे दोबारा। अच्छा, BPCL लॉन्ग टर्म, नीलू जी BPCL में पहले डिविडेंड आ गया, अगर आपके पास है तो आपको उसके मुबारकबाद। 58 रुपये के आसपास का डिविडेंड है जो मार्केट में एंटिसिपेटेड था, कई दिनों से खबर चल रही थी। 9,300 करोड़ रुपए इनको नुमालीगढ़ रिफाइनरी में से मिले थे और उस रकम को इनको डिस्ट्रीब्यूट करना था अपने शेयर होल्डर्स में, जिसमें सरकार मेजर शेयर होल्डर है, तो ऑब्वियसली ज़्यादा बड़ा डिविडेंड आएगा तो सारा सरकार के पास भी जाएगा। तो 58 रुपये पर शेयर डिविडेंड तो आपको मिलेगा। कब, ये इंपॉर्टेंट है, तो अभी नहीं, पहले AGM होगी, AGM में रिकॉर्ड तारीख तय की जाएगी। जो रिकॉर्ड तारीख होगी, क्योंकि 1 महीने के अंदर AGM के बाद रिकॉर्ड तारीख देनी होती है, तो वो जो रिकॉर्ड तारीख होगी, अगर उस दिन आपके पास शेयर हैं तो आपको ये डिविडेंड मिलेगा। तो पहले आप उस चीज़ को अच्छे से इवेल्युएट कर लें, उसके बाद आप इस पर कोई भी कॉल लेंगे। अगर आपने आज भी लिया है डिविडेंड के लिहाज से तो ऑब्वियसली ज़्यादा खरीदारी से नीचे आ गया होगा, तो आपको नीचे मिल जाए, आप एवरेज कर लीजिए, डिविडेंड को एंजॉय करिए। 12% के आसपास यील्ड मौजूदा भाव से बैठता है, यानी कि आज भी आपको श्योर शॉर्ट 12% रिटर्न मिल ही रहा है। वो बात अलग है, बाद में एडजस्ट होगा तो आपको दोबारा शेयर नीचे मिल जाएगा, लेकिन फिर भी शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू अच्छी है। 2 क्वार्टर में यहाँ पे बेचने की बातचीत हो रही है, तो आप मीडियम टर्म रखिए। लॉन्ग टर्म कुछ भी कहना मुश्किल है, डिपेंड करता है इसमें इन्वेस्टर कौन आता है और कंपनी को चलाता है या कंपनी को आगे बेचता है। अगर कोई कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए आ रहा है तो शेयर नहीं चलेगा, लेकिन कोई नया मालिक आ रहा है जो कंपनी चलाएगा तो ऑब्वियसली बात है अच्छे एसेट है, उसमें टर्न अराउंड करेगा, सिचुएशन को और बेहतर करेगा, तो आप इसमें कॉल वैसे ले सकते हैं। तो बहुत कुछ अनसर्टेन है, सर्टेनिटी आ जाए फिर आप कुछ भी कॉल लीजिएगा। अच्छा, प्रभात श्रीवास्तव साहब, दावत के साथ नंबर अच्छे आने का अनुमान था, लेकिन आए नहीं। मार्केट में जो अनुमान था उससे कहीं ज़्यादा खराब नंबर आए। शेयर भी एक तो अपने नए हाइस पर था, तो ऑब्वियसली बात है 90-95 रुपये की रेंज में, 90-91 रुपये 92 रुपये की रेंज से तेज़ बिकवाली इसमें आते हुए दिखाई पड़ी। खैर, आज एक ब्रोकर ग्रुप में मैं बातचीत कर रहा था तो पता भी चला कि वहाँ पर उनको ऐसा लगता है कि यहाँ बॉटम बनता हुआ दिख रहा है, बहुत ज़्यादा डाउनसाइड खुला नहीं है। चावल के दाम अभी भी तेज़ी में ही है, एक्सपोर्ट अच्छा है ही, तो आप एटलीस्ट नियर टर्म मीडियम टर्म इसमें बने रह सकते हैं और अकॉर्डिंगली यहाँ पर कोई भी कॉल ले सकते हैं।
तानला सॉल्यूशन सुबेक्स, सर तानला सॉल्यूशन में कुछ रीस्ट्रक्चरिंग की बातचीत है राजेश जी, और सुबेक्स में नंबर्स आए थे, नंबर्स वीक थे, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन हाँ नंबर वीक थे, जिसकी वजह से स्टॉक को काफ़ी ज़्यादा गिरते हुए देखा गया। 55 रुपये तक गया, लेकिन ऑब्वियसली 72 रुपये से टूटा भी है, नया जो उसका हाई था वहाँ से थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा भी है, तो ये यहीं रहेगा अब कुछ दिन, तो 60, 62, 63, 64 की रेंज में घूमेगा। लेकिन जिस दिन ये कंसोलिडेशन तोड़ेगा, सुबेक्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये 72 को निकलता हुआ निकल जाएगा। तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ कॉल लीजिए। रिपोर्ट्स ब्रोकरेज में सिर्फ ICICI डायरेक्ट की एक है सुबेक्स को लेकर, लेकिन टारगेट बहुत ज़्यादा बड़े नहीं है वो, हाँ हालांकि इसमें खरीदारी की ही राय दे रहे हैं, और टानला के ऊपर कोई रिपोर्ट मेरे पास नहीं है, तो उसके ऊपर टारगेट नहीं दे पाऊंगा आपको। अच्छा, PC ज्वेलर आमिर खान साहब, इसमें नंबर्स आए थे, नंबर्स में घाटे से मुनाफा आया था, लेकिन डेट की सिचुएशन और जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर इशू है वो कुछ चलता रहता है यहाँ पर, तो बहुत स्केप्टिकल होकर राय रखिएगा। फिलहाल तो आप शायद प्रॉफिट में ही होंगे, लेकिन बहुत ही ध्यान से, बहुत ही संभल कर इसमें कॉल लीजिएगा, क्योंकि पहले इनकी बुक्स को लेकर काफ़ी इशू उठ चुके हैं, तो रिस्क हमेशा राइज करेगा इस तरह का। जब तक नंबर ठीक नहीं है और सिचुएशन ठीक ना हो तब तक इसके ऊपर फर्म कॉल मत लीजिएगा। रिस्की कॉल हाँ आप ज़रूर देख सकते हैं, लेकिन आपका रिस्क एपेटाइट आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए। अच्छा, आखिरी और एक सवाल ले लेते हैं, वो है धामपुर शुगर को लेकर। धामपुर में अंकित साहब, एक क्रूशियल चीज़ ये है कि डिपेंड करता है आप किस साइड ऑफ द साइकिल में एंटर करके गए हैं। शुगर स्पेस में साइकिल पे काम होता है, लोअर एंड पे जब होता है शुगर स्पेस तब बिल्कुल ख़राब न्यूज़ का मैक्सिमम फ्लो होता है, हाईएस्ट एंड पे जब ये होता है तो उसमें पॉजिटिव न्यूज़ का बेटर फ्लो होता है। अभी हाईएस्ट एंड की तरफ ही हम चल रहे थे और अच्छा फ्लो देखने को मिला। मेजरली शुगर स्पेस में तेज़ी आई और ऑलमोस्ट सभी शेयर ने अपने नए हाईज काटे, उसके बाद यहाँ पर बिकवाली आ रही है। सो फार स्टॉप लॉसेस को आप क्रूशियली रखिएगा, और अगर आपने नीचे खरीद रखा तो ऑब्वियसली बात है कुछ प्रॉफिट लेकर आप निकल सकते हैं। बेस्ट टाइम इन्हें खरीदने का तब होता है जब ये मल्टीपल लेवल नीचे मिले। आप इनके बेस्ट यही होगा कि आप इनका खुद गूगल करके चार्ट देख लीजिए पिछले 10 साल का, उससे आपको सिचुएशन क्लियर हो जाएगी इन्हें कब लेना है कब बेचना है। अपने 5-6 राउंड आपको उसी तरह के दिखेंगे जिस तरह का हाल इसमें अभी देखने को मिला है, तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे कॉल लीजिए। वैसे कंपनी बुरी नहीं है, लेकिन प्राइस किस पर आपने लिया है उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। चलिए फिलहाल अब इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे। माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे आज हम बातचीत नहीं कर पाए, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने हमसे आज बातचीत की और अपना सवाल पूछा। आपसे हम कल फिर इसी समय मुलाकात करेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @sumitr